बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान दास। नाजरीन, पहले साल का पहला दिन, पहली सुबह आप लोगों के साथ एक नए साल का आगाज़ हम करने जा रहे हैं, क्योंकि 2022 को हमने रुखसत किया, 2023 की तरफ हम आ चुके हैं। पिछले साल की अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी अगर हम नज़र डालें तो जिस तरह से क्राइम रेशो हमने देखा, मुल्क की हालात के ऊपर हमने जब प्रोग्राम्स किए तो काफ़ी दिल दुखा। फिर उसके बाद अमवात का सिलसिला, कोविड भी उस दौरान आया, सियासी सूरत हाल जो है काफ़ी डिस्टर्ब रही। क्योंकि अगर हम देखें, क्योंकि मुल्क की मीशत के भी हवाले से जब हमने इसके ऊपर गौर किया तो हमने देखा कि काफ़ी मामला डिस्टर्ब नजर है स्टिल अभी तक। लेकिन जो नया साल है, अल्लाह ताला हम सब के लिए ये खुशियों वाला साल साबित करे। इसी वाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है एमके पाकिस्तान से MP गुलाम जलानी साहब, और उनके साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से अदील साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी। आप लोग खैरियत से? सर, पहले तो नए साल की आप सब लोग को बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगे नए साल के हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम सुनने वालों को पूरे पाकिस्तान में सबको जो है नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाला साल जो है इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए जो है वो बेहतर साबित आमीन हो आमीन और पाकिस्तान में जो क्राइसिस है इससे जो है इस मुल्क को निजात मिल सके। आमीन सुबह में। बिल्कुल सर, आपने बहुत अभी ये जो जिक्र किया क्राइसिस के हवाले से, क्योंकि हमने जब पिछला साल 2022 का अगर हम जिक्र करें तो उसमें क्राइसिस बेतहाशा थे। मतलब हर तरह से इन्फ्लेशन, आवाम काफ़ी डिस्टर्ब रही है, मतलब मेंटली भी, सियासी तौर पर अगर हम देखा जाए तो काफ़ी इस्तेकाम आया हुआ था। तो क्या उम्मीद करते हैं नया साल जो है कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बेहतर होने वाला है इस साल में? मैंने कहा ना कि हम सब दुआ कर सकते हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है इस मुल्क की जो क्राइसिस हैं ठीक इसको है। जो है वो दूर फरमाए। आमीन आमीन। और जो सियासी हलचल है इस मुल्क में उसमें भी हम तमाम सियासतदानों को जितने भी मौजूद हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनको भी थोड़ा सा अपने अंदर जो है इस्तेकाम लाना पड़ेगा, अपने ठीक अंदर है। जो है बर्दबारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। क्योंकि पिछला साल और इससे पिछला साल 2021 और 22 जो था वो पाकिस्तान की सियासत के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक साल था। हम्म। जितनी बैड लैंग्वेज इस 2 सालों में इस्तेमाल हुई और जो असम्बलीज का सूरत हाल रही, जो सेनेट की सूरत हाल रही, हम्म। उसमें जिस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए जो है ब्लैक डॉट है। हम्म। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है इसमें जो है वो बेहतरी हमें नज़र आए और मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो। ठीक है। आमीन सुम आमीन। मैं आदिल साहब से भी जानने की कोशिश करूँगी। सर, आप क्या कहते हैं? नए साल की आपको भी बहुत मुबारक हो, और बहुत हमारे देखने शुक्रिया। वालों को भी बहुत मुबारक हो जी जी, नए बहुत साल के। शुक्रिया आपका और स्पेशली आपके देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं उनको नए साल की मुबारकबाद। थैंक यू। और हम ये समझते हैं कि अल्लाह से दुआ है कि जो 2022 में जिस क्राइसिस से हमारा मुल्क गुज़रा, चाहे वो माशी हों, सियासी हों, किसी भी हवाले से हों, 2023 में जो हमें चैलेंजेस हैं हम उनसे बेहतर तरीके से नबर आज़मा होंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा, इस्तेकाम की तरफ जाएगा। और एक सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। जब आप बात करते हैं कि मुल्क की जो है माशी तरक्की हो, मुल्क के अंदर बाकी जो सेक्टर हैं वो तरक्की करें, तो जी। उसके लिए सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि वो पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एग्जैक्टली। सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। और जितने भी सियासी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको मिल के बैठना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो हमारे इस वक्त आम आवाम जो है उसको जो परेशानियाँ लाग थी 2022 में और जो मसाइल का शिकार है, स्पेशली एक साल से जो एक बेहंगम किस्म की आप देखें महंगाई है और बिल्कुल। बहुत सारे मसाइल हैं। हम्म। तो हम ये दुआ करते हैं और हमारी कोशिश भी यही रहेगी, मिलजुल कर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क को जो है वो इस्तेकाम की तरफ लेकर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी आवाम है उसको एकमोडेट कर सकें, उनके इंशाल्लाह। मसाइल को जो है वो एड्रेस कर सकें, चाहे वो असम्बलियों के अंदर हो, असम्बलियों के बाहर हो, या अगर कोई लोग वजारतों में हैं, ये जो भी इख्तियार जिसके पास जितना है वो उसमें बेहतर से बेहतरीन डिलीवर करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। ठीक है जी। ये तो नए साल की खुशखबरी और नई साल की दुआएं जो हमने अपने मेहमानों से सुनी, उनकी जो राय थी वो उन्होंने जाहिर की है। और इसी के साथ साथ अगर हम बताएं कि 2022 में जो स्टॉक एक्सचेंज था उसकी भी जो सूरत हाल थी वो काफ़ी बुरी रही। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो 15 जो मददगार है उसकी जो उस पर जो कंप्लेंट्स मौसूल हुई थी जो पिछले साल में, उसका जो रिकॉर्ड था हमारे पास ये आया है कि 13,68,000 से ज़ायद जो कॉल्स थी, जो कंप्लेंट्स थी, वो रिकॉर्ड कराई गई थी। और इस पर जो कार्रवाई की गई है, उसमें जो कार्रवाई का रेशो है उसमें 2,70,000 जो है उन्होंने इस पर कार्रवाइयाँ की हैं। और जो बाकी पेंडिंग में रह गए
वो अलग हैं। बाकी जो मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं वो तकरीबन 500 से ज़्यादा जो है इसमें गिरफ्तार हुए हैं मुलजिमान, जिनके जो कंप्लेनर्स थे उनके जो कंप्लेन की गई उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की गई। तो 500 मुलजिमान जो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। मतलब ये पिछले साल का एक रिकॉर्ड था क्राइम का, जो अभी मैंने आपको बताया। जिसके साथ साथ थोड़े से सियासत के भी ऊपर आ जाते, क्योंकि कल जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की, और तकरीर के बाद जो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन के भी हवाले से काफ़ी गुफ्तगू की। तो वो कहते हैं कि कराची की आवाम, शहर कायद की जो आवाम है वो स्पेशली काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आती है, और वो कहते हैं कि बार बार इलेक्शन जो है मुलतवी कराना मतलब ये बेहतर तरीका नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटर था तो कराची में काम होता हुआ नज़र आ रहा था। तो क्या मतलब है इसका, किस तरह वो इशारा है, गुलाम जिलानी से जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी और जिस तरह अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड जब जी गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैंने कहा कि को चेयरमैन के और चेयरमैन के जो बयानात हैं उनमें जो तजाद है उसको तो बेहतर तौर पर वही डिफाइन कर सकेंगे। लेकिन जो सूरत हाल है, इस तरह उन्होंने बोला कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, तो इससे कभी भी एमक्यूएम भी पीछे नहीं हटी। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको ऑर्डर दिया, जो इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं? 148 मैं 148 की बात कर रहा ओके। हूँ। जब तक उस पर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, डिलिमिटेशन आप सही तरीके से नहीं करेंगे, अभी आपने जो है प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है मरदमशुमारी के सेंसस के हवाले से, तो इतनी सारी चीज़ों को लेके आप किस तरीके से इलेक्शन में जाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का जो है अमल है उसको आप जब तक निचली सतह तक मुंतकिल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक किस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये मुकम्मल हो सकती हैं। किस तरीके से आप इस शहर के साथ इंसाफ करेंगे, चाहे वो हैदराबाद हो, मीरपुर ख़ास हो, सक्खर हो, कराची शहर है, कि जो शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है उसमें एक यूसी जो बना रहे हैं आप, वो बना रहे हैं 35 से 40 हज़ार पर, और एक यूसी बना रहे हैं आप 75 से 85 हज़ार पे। तो ये वो फ़र्क है जिसके लिए एमक्यूएम जो है वो कोर्ट में गई थी, और उस पर जाते हुए चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला दिया, तो मैं तो इसमें माजरत के साथ टोटल कसूरवार जो है वो इलेक्शन कमीशन को समझता हूँ। अच्छा। कि वो इस तरीके की डिलिमिटेशन करवा रही हैं, इस तरीके का वो जो काम कर रहे हैं, तो इससे वो किस को फ़ायदा देना चाहते हैं ये बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आ सकी। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो हमारी पेटिशन हैं उस पर अभी भी 5 तारीख को भी एक हेयरिंग है, तो उसमें जो है बेहतर तौर पे अपने केस को जो है एक दफ़ा फिर हम वो करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये जो हल्का बंदियों के हवाले से पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन में चली गई है, मतलब इलेक्शंस पोस्टपोन कराने की तैयारियां, क्या समझते हैं? देखिए मेरे पास जो इतलात है तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के जितने भी वज़रा हैं, सीएम साहब को मिला के उन तमाम ने जो है, वज़ीर बल्दियात भी हैं और सईद भाई भी, जितने भी तमाम ने आज से 15 दिन पहले जो है इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था। ठीक है। कि जी इलेक्शन मुलतवी कराए जाएं क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं। अभी एक दिन में कौन सा इतना बड़ा सिनेरियो चेंज हुआ कि नए साल की खुशी में जो है वो बिलावल साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, और इसका बेहतर जवाब तो जो है वो जो उनके नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं वही दे सकेंगे। तो मैं नहीं समझता कि जो एक अच्छा कोलैबोरेशन जो है वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में चल रहा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाते हुए करके गए, इसका मतलब है कि हम सब जो है वो उस फैसले के नफ़ी कर रहे हैं। हम कंडेम ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं कि एक आला अदलिया जो है वो फैसला देकर गई और उसको जो है हमने उठाकर साइड पर रख दिया, और इस शहर के साथ जो है एक नया खिलवाड़ शुरू कर दिया कि 15 दिन में आप किस तरीके से इतने बड़े शहर में जो है वो इलेक्शन करा सकते हैं। ठीक है। आई डोंट नो, मैं नहीं समझता। ठीक है जी, मैं सेम क्वेश्चन आपसे करूंगी जो गुलाम जलानी साहब से मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें सीएम हाउस में, उसमें उन्होंने मतलब तकरीर के दौरान जो कहा कि कराची के अवाम काफ़ी मतलब इलेक्शंस के बारे में को लेकर, मतलब इलेक्शन को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंट हो चुकी है, और जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो जल्द से जल्द होने चाहिए, और जो एडमिनिस्ट्रेटर था, जो मुर्तज़ा एडमिनिस्ट्रेटर थे साहब का, तो उनकी कारकर्दगी को लेके भी उन्होंने जो है काफ़ी सराहा, और वो कहा कि वो कारकर्दगी नज़र आती है और अगला मेयर जो है वो भी जियाला होगा। तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखें जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन है पार्टी के, और ये उनका हक है, और किसी भी पार्टी का लीडर जो है वो इस तरह की, हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम कोई ये नहीं है कि इस शहर पे कोई कब्जे की जंग हो रही है। ठीक है। यहाँ एक जमहूरी अंदाज से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो हमेशा दूसरों के मैंडेट का एहतराम करती है। एमक्यूएम वाले हमारे भाई हैं, बाकी जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं कराची के अंदर, जो भी चाहे वो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं या उसके अलावा जो
यहाँ पर कौम आबाद है उनकी, हमने हमेशा उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की है, उनके मैंडेट का एहतराम किया है। जी। तो इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद जाहिर है एक प्रोसेस के थ्रू अगर मेयर इनका आता है तो इनका आ जाए, हमारा देखें ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, उसकी लीडरशिप का हक है कि वो इस चीज़ का दावा भी करे, कोशिश करे। हम तो जैसे चेयरमैन साहब ने कहा परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हमने कराची के अंदर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर था उसने काम कराए हैं, तो इसीलिए हमने इन चीज़ों को उजागर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं। और हम कराची की आवाम से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि वो अगर हम उनको ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मसाइल का हल है या हम बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, देखिए अपना अपना मंशूर लेके सारी जमातें जो है आवाम के पास जाती हैं, जिसको मैंडेट मिलेगा वो आ जाए, अल्लाह बिस्मिल्लाह। और रही एमकेएम के साथ एक हमारा बड़ा अच्छा एक कोऑर्डिनेशन हमारी चल रही है, और जाहिर है आपने देखा कि जैसे स्मूथली गवर्नर साहब आगे और बहुत सारी जो उस वक्त हमारी इनके साथ कमिटमेंट्स हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता हमने पूरी की हैं, और जो चीजें बाकी हैं इंशाल्लाह वो भी होंगी। हम चाहते हैं मिलजुल कर। मेरा भी क्वेश्चन है सर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से सवाल उठाते हैं, तो जो अभी मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर है डॉक्टर सैफुर रहमान साहब जो है, उनकी कारकर्दगी से बिलावल साहब खुश नहीं है? नहीं देखें, वो तो आपको पता है पहले वो डीसी भी रहे हैं, वो पेवरली जो है वो तो एक सियासी आदमी तो है नहीं है। तो अभी तो फिलहाल उनको इन्होंने ज़ाहिर इनको नॉमिनेट किया है, बाद में अगर इनके पास मैंडेट आ जाता है इलेक्शन के बाद, इनको अक्सरियत मिलती है तो ये इनका इस्तिकाक है, इनका हक है, जिसको मर्जी एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं। अभी 1-2 महीनों के अंदर देखें, अभी 1-2 महीनों के अंदर हम किसी की कारकर्दगी को, कोई हमारे पास पैमाना नहीं है उसको जान सके। हम ये कहते हैं कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, एक जमहूरी प्रोसेस के तहत जो भी आए, वो मेयर आए कराची के अंदर, वो कराची की खिदमत करे, और खिदमत के लिए ज़रूरी है हम सबको मिलके, फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत और जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, जो हुकूमतें हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सारी जो इस शहर को ऑपरेट करती है, मिल के जब तक एक मैकेनिज्म के तहत हम मिल के काम नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि देखें इस वक्त कराची को जो है, मैं समझता हूँ ये कराची पूरे पाकिस्तान को जो है एक रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और इस पूरे मुल्क की एक बैकबोन है। बिल्कुल ऐसी तो है। इसको बहुत सारी चीजों में इस वक्त तरक्की में बहुत आगे होना चाहिए था। बदकिस्मती से जो भी हालात रहे, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब हमें ये सोचना चाहिए कि सबको मिलके जो भी स्टेक होल्डर्स है इस शहर की तरक्की के लिए, ये हमारा शहर है, हमारा मुल्क है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम सब मिलके जब इसको इस तरफ टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, नहीं सोचेंगे, तो मैं समझता हूँ फिर तो इसी तरह हम एक दूसरे के साथ इक़्तिदार की अगर जंग या इख्तियार की जंग में लगे रहेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। तो किसी भी सतह पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठकर जिसका जो जहाँ मैंडेट है उसको तस्लीम करना चाहिए, उसको वहाँ हक मिलना चाहिए। अगर आवाम ने उसको मैंडेट दिया है तो वो वहाँ पर आवाम की बेहतरी के लिए वो काम करे और डिलीवर करे। सबसे बड़ी बात है, जब तक हम डिलीवर, आप देखें ना कराची शहर इस वक्त एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इसके बहुत सारे मसाइल हैं, ये कोई एक जमात मैं नहीं समझता हल कर सकती है। मिलजुल के हमें सबको इसके मसाइल का जो है हल निकालना पड़ेगा और इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे के साथ इक़्तिदार और इख्तियार की जंग में लगे रहेंगे तो फिर उसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है जी खुरान जिलानी साहब, मतलब उनकी बात जो थी बिलावल साहब की, उन्होंने उस पर पूरे डिटेल में बयान कर दिया है, मतलब तफसीलन जवाब दे दिया है। जो आपका सवाल था उसका बेहतर अंदाज में जवाब जो है वो मेरे भाई ने दे दिया। जी बिल्कुल। देखें, बिलावल साहब बोल रहे हैं कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर था बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो एडमिनिस्ट्रेटर 1.5 साल तकरीबन इस शहर पर उन्होंने काम किया है, और जितना फंड उनको 1.5-2 साल के अरसे में मिला है, इतना मेयर कराची को, वसीम अख्तर भाई को जो है पूरे 5 साल के 4.5 साल के अरसे में नहीं मिला। अच्छा ठीक है। तो ये वो फ़र्क है। फिर यहाँ पे पूरी सपोर्ट उनको, जितने भी लोकल मिनिस्टर्स थे, वज़ीर बल्दियात हुए और जितने लोग थे, उनका जो फंड था वो सारी तमाम चीज़ें थी, उसको उन्होंने यूज़ करा। और अभी मैं नहीं समझता कि 2 हफ्ते में या 10 दिन के अंदर ऐसा कौन सा जो है वो सूरत हाल चेंज हो गई कि जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि पैमाना नहीं है हमारे पास कि हम उस जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर भी कराची में तैनात हुए हैं उनकी हम कारकर्दगी को जो है कराची के एक नामवर नामों में से जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से है उनमें सैफुर रहमान साहब का जो है वो नाम लिया जाता है। लेकिन 10 दिन के अंदर और 8 दिन के अंदर ही जो है उस चीज़ को जो है वो जज कर लिया जाए कि नहीं ये जो है, क्योंकि ये एमकेएम की तरफ से आया इसलिए ये सही नहीं है। अच्छा ठीक है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं अच्छे कोलैबोरेशन की, सारी चीज़ों की, दूसरी तरफ आप जो है वो 10 दिन के अंदर अपना फैसला दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए था बिलावल साहब को भी, और देखते कि
2-3 महीने में क्या सूरत हाल है, शहर में क्या चेंज आ रहा है, उसके बाद हम जो है वो अगर इस चीज़ पे डिस्कस करते तो ज़्यादा बेहतर होता। और आप देख लें कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहाँ पे खुद जो है पीपल्स पार्टी की बहुत आला और मोतबर शख्सियत जो है मौजूद हैं, जो जी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को रन कर जी रही हैं, बिल्कुल। आप वहाँ का बजट देख लें और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट औरंगी का देख लें या औरंगी का देख लें, तो आपको वादा फ़र्क नज़र आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इक्वलिटी की बुनियाद पे तमाम डिस्ट्रिक्ट को जो है वो फंड्स की फरहमी भी की जाए, और ताकि आपके सामने आए कि आज से पहले 15 साल में जो है वो क्या होता रहा और अब क्या होगा। और विजन जो है बिल्कुल क्लियर है सैफुर रहमान साहब का भी और एमकेएम का भी कि इंशाल्लाह हमने इस मतलब मुल्क आपके को जो कहने का है मकसद तरक्की ये है कि देनी। अभी 10-15 दिन में उनको जज ना किया जाए, इस तरह के जो अगर बिलावल साहब ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, मतलब ये 10 दिन की कारकर्दगी को देखते हुए ना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए था। मैं आपको बताऊं क्लियर कैटेगरली कि एमकेएम कभी भी इलेक्शन से पीछे नहीं हटती। ठीक है। सही है, हमने एक दिन के नोटिस से भी इलेक्शन लड़ा है और एक हफ्ते के नोटिस से भी हमने कौमी का और सूबाई के इलेक्शन लड़े हैं। ठीक है। तो इलेक्शन एमकेएम के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम तमाम मिलके उस अदलिया के फैसले को जो है वो एक्सेप्ट करें जो वो जाते हुए देकर गए। ठीक है। या तो फिर हम बोलें कि जो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया है, जो आला अदलिया ने फैसला दिया है जाते हुए, वो गलत था, तो उस पर जो है वो बात की जाए पहले। और अगर नहीं तो फिर जो वो फैसला देकर गए हैं, जब तक आप मेयर अभी दोबारा बना देंगे, वही हाल उस मेयर का होगा जो इससे पहले मेयर कराची का हुआ वसीम अख्तर भाई का, कि उन्होंने आने के 6 महीने के बाद जो पिटीशन लगाई थी जी बिल्कुल। उसको आला अदलिया ने जो है माजरत के साथ जो है वो जाते हुए सुना, और जाते हुए जो है जाने से एक दिन पहले 2 दिन फैसले पहले जो है वो अपना फैसला सादिर करके गए, और उस फैसले को मानने के लिए कोई भी कुव्वत जो है वो तैयार नहीं। ठीक। तो ये सवालिया निशान किस पर? इलेक्शन कमीशन पर है, जो इस शहर के साथ नाइंसाफी कर रहा है सही। कि कराची के सराउंडिंग की आबादी जो है वो आप 35 से 40 हज़ार पे बनाएं, और जो शहर आपको और जो इलाके आपको कमा के दे रहे हैं, जिससे पूरा पाकिस्तान चल रहा है और पल रहा है, वहाँ पे आप 85,000 और 75,000 की पॉपुलेशन पे आबादी करें, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो भी आएगा क्या सर वो, सवाल निशान तो इमरान खान साहब भी बहुत उठाते हैं, वो कहते मैं हैं आ रहा हूँ कि उसी तरफ भी। वो कहते हैं कि अभी उन्होंने अपना रिसेंट स्टेटमेंट दिया है, वो कहते हैं कि ये जो पीडीएम की हुकूमत है इंतखाबी मैदान से भाग रही है और इलेक्शन कमीशन की भी पार्टी बन चुका है। नहीं, इमरान खान साहब जितना बोल रहे हैं वो कम है, अच्छा। क्योंकि उनके पास बोलने के अलावा कुछ रहा ही नहीं ठीक है है। इस वक्त जो है। सही। और जो पिछला 3.5 साल का टर्नओवर रहा उसमें उन्होंने शहर कराची के लिए, सूबे सिंध के लिए कोई एक मुझे काम बता दें जिनका हम उन अच्छे अल्फाज में जो है वो पीटीआई के साथ जोड़ सकें। आप पंजाब में प्रोजेक्ट देख लें, आप केपी में देख लें, बलूचिस्तान में भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे जो है वो सूरत हाल में उनके लिए अच्छे अल्फाज अदा किए जा सकें। तो बड़े अच्छे अच्छे रिकॉर्ड उन्होंने जो है वो बनाए 3.5 साल में, जो पूरे साल जो है वो मीडिया की जीनत भी रहे और उसको डिफाइन भी नहीं कर सके। जी। तो लेकिन सूरत हाल ये है कि इस मुल्क के साथ और खुसूसन इस शहर कराची के साथ तो जो मैं समझता हूँ कि कोई सिंसियर नहीं है, कोई शहर को ऑन करने को तैयार नहीं है। और इतना बजट होने के बावजूद कि हम अपने बजट से जो है वो दूसरे सूबों को और कैपिटल को पाल रहे हैं, लेकिन इस शहर में ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। बिल्कुल। इसी वाले से कमरान खान टिसोरी अभी उन्होंने मैं कल अपना बयान दिया, कहते हैं कि ये कराची शहर जो स्पेशली वो गरीब हो चुका है, ना इधर गैस है ना यहाँ पे पानी है, मतलब आवाम करे तो क्या करे। मैं अभी घर से आ रहा हूँ तो मैं आपको बिल्कुल सही बताऊँ कि घर पे गैस नहीं थी। सर मेरे भी घर का ये सूरत हाल है। जब ये सूरत हाल है, अदील साहब तो जानते हैं उनके घर की क्या सूरत हाल है। अदील साहब एक अच्छे पोश इलाके में रहते होंगे, बिल्कुल। मैं डिस्ट्रिक्ट औरंगी का नुमाइंदा हूँ गरीब सा, जी। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करूँगा। अभी इतना बजट आया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अगर मैं आप मेरे डिस्ट्रिक्ट का विजिट करें जाकर, तो मैं समझता हूँ कि आपको पता चलेगा कि आप मोइनजोदड़ो के सेकंड पार्ट में जो है वो दाखिल हो गए, कि जो सड़कें हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें हमारी, अगर उसको आप देखें जो रेवेन्यू कमा के दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, उसकी जो हालत है कि कोई राउंड अबाउट के पास से आप 1 से 1.5 घंटे में शाम में और सुबह में जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, ऐसे ही यहाँ पे, बल्कि अभी आप कौरंगी की बात करते हैं, मैं पूरे कराची की यही सूरत हाल है। मतलब कराची में आपने देखा कि जगह जगह अभी जो ज़ाहिर वो ट्रैक्स भी बन रहे हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी ट्रैफिक एक जैम। साथ इतने प्रोजेक्ट को ऑन करना, मैं समझता हूँ शहर कराची में ये आवाम के साथ एक बहुत जो है बड़ा जुल्म है कि आपने पूरा जो है यूनिवर्सिटी रोड आपने डिस्टर्ब कर दिया, पूरा आपने गुलिस्तान जोहर डिस्टर्ब कर दिया, ये जो हसन स्क्वायर है वो पूरा यूनिवर्सिटी रोड पूरा आ गया उसमें, यहाँ से ट्रैफिक की वहाँ वजह तक। से। तो ये वो सूरत हाल है कि मतलब अगर शहर में आप निकलते हैं 4 बजे, तो आप 5 बजे अगर ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो आप 8 बजे जाके अपने घर पे पहुँचते हैं, और जब घर पे जाते हैं तो पता चलता है कि आपको सुबह से लाइट नहीं थी, गैस नहीं है, और
लाइट का जो बिल है वो आपका जो है, जो पहले 15 से 20 हज़ार रुपये का आता था, आज वो 45 हज़ार रुपये का आ रहा है। पानी आपके घर में नहीं है जब तक आप जाके 19 लीटर की बोतल नीचे से खुद उठा के ऊपर तक लेके नहीं आएंगे, जब तक आप पानी नहीं पी सकते। सही बात है। और जब आपको चाय की तलब हो तो फिर आपको पठान की होटल पे जाना पड़ेगा कोयटा वाल के, वो अखराजात ताकि और बढ़ वहाँ गए। से जो है वो आप, तो जहाँ फेडरल का बहुत ज़्यादा कसूर है, क्योंकि गैस की जो जिम्मेदारी है वो फेडरल की है, लेकिन बाकी चीज़ों की जिम्मेदारी जो सूबा सिंध की थी, सूबा सिंध किया, बिल्कुल। उन्होंने भी जो है शहर कराची के साथ मैं समझता हूँ कि उस तरीके से इंसाफ नहीं किया जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। ठीक है जी, बिल्कुल गुलाम जलानी साहब जो उनकी हमने पूरी गुफ्तगू सुनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद आदिल साहब से भी उनकी राय जानेंगे, क्योंकि जिस तरह की शिकायत, बहुत सारी नाराज़गी जो गुलाम जलानी साहब ने जाहिर की है कि मतलब कराची वाले और कराची के अवाम के साथ जो मतलब उस तरह से उनको फैसिलिटेट नहीं किया गया जो वो एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजनेस जनरेट करने वाला शहर, मुआशी हब शहर कराची, और कराची की आवाम के साथ अगर इस तरह से सलूक किया जाएगा तो कराची के अवाम क्या करे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू थे गुलाम जलानी साहब से। मैं आदिल साहब आपकी भी राय जानूंगी, आप क्या कहते हैं? देखें, बिल्कुल ईमानदारी से बात की जाए ना तो ये वो किसी ने खूब कहा है कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। ये जो मसाइल है ना, ये एक दिन इनका अंबार नहीं लगा। ये पिछली हमारी ज़ाहिर गलतियाँ हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमसे नहीं हुई होंगी। जितने लोग इससे पहले इक़्तिदार में, इख्तियार में रहे हैं, जिन्होंने जो काम करना था उन्होंने नहीं किया। अब मसला ये है कि वसाइल हमारे पास महदूद हैं, इकॉनमी की सूरत हाल आपके सामने है और मसाइल हमारे पास लातादाद है। हमें बजाय इन सारी चीज़ों को एक बेहतर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम इनको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, हम जो अपने एक्स्ट्रा अखराजात हैं उन पर कट ऑफ नहीं करेंगे और जो हमारी शाह खर्चियाँ या फजूल खर्चियाँ हैं उनको हम नहीं देखेंगे, जो मुल्क के लिए एक देखे ना, लीडरशिप का काम है कि वो मुल्क के लिए सोचे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाए। ऐसा नहीं है कि 5 साल इक़्तिदार में हम आए तो हम कुछ करें, दूसरा है वो सारा कुछ वाइंड अप करके और नई डायरेक्शन पे चल पड़े। बिल्कुल सर, ये जो आप कह रहे हैं कि हमें अपनी शाह खर्चियों को कम करना चाहिए, और ये पीटीआई के एक एमपी थे, उन्होंने भी इस तरह के मतलब कहावतें कही थी कि आप 10 निवाले खाते थे, एक निवाला मतलब आप एक निवाले पे आ जाए, मतलब आप मतलब इस तरह की, मतलब आप आवाम के लिए कह रहे हैं, सियासतदानों के लिए कह रहे हैं। मैं आवाम की तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, मैं यही कंफ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ कि हम हर अपना मतलब आवाम के ऊपर डाल देते कि आवाम अपनी शाह खर्चियाँ कम करे। मैं सियासतदानों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, सही है, फिर ठीक है। इख्तिदार इख्तियार में बैठे हुए लोगों के लिए कह रहा हूँ। आवाम बेचारी तो पिस रही है। आवाम सर वो जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो लग्जरी आपकी जो लग्जरी जो आपकी चल रही है, मतलब प्रोफाइल जो हमारे लीडरशिप है, मतलब वो उनको चाहिए ना इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें। जरूरी सिक्योरिटी है वो तो ठीक है, हर हाल में होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। उसके अलावा के जो मैं बात कर रहा हूँ, और हमें अब जो है ना बैठ के बड़ा सीरियस होके संजीदगी से देखें ये मसाइल। अब हमारा मुल्क है तो हम सब हैं, सियासी पार्टियां भी हैं, सियासी लोग भी हैं, सारा कुछ है। अगर खुदा न खास्ता इस वक्त जो मुल्क को खतरात ला के देखें, बिलावल साहब ने वजीर खारजा बनने के बाद जो पूरी दुनिया के दौरे किए हैं, आप देखें सर इस पे भी बहुत सारे सवाल उठे हैं कि ये जो दौरे किए गए थे, वो सारे जेब से किए ये जो अखराजात है ये कहाँ से वो बेयर कर रहे हैं, मतलब ये कौमी खजाने से। बिलावल साहब ने खुद कोई इससे पहले आपको नजीर नहीं मिलती कि किसी वजीर खारजा ने सारे एक्सपेंसेस अपनी जेब से बर्दाश्त किए। बिलावल साहब ने कोई सरकारी खजाने से कोई पैसा खर्च नहीं किया, और जितना गए जो वार रहे हैं, होटलिंग आना जाना जितनी उन्होंने, वो सारा अपना उन्होंने जेब से खर्च किया है। तो मैं समझता हूँ अगर हम इस तरह की वेल लेकर और पाकिस्तान को आगे ले जाने का हम जब सोचेंगे, जब हम ये सोचेंगे कि हमें अपने मफादात की जंग है, इक़्तिदार की जंग है, इख्तियार की जंग है, फिर ये मसाइल का अंबार मज़ीद लगता रहेगा। दिन से दिन 2022 मुश्किलात वाला साल था, हम कह रहे हैं 23 उससे ज़्यादा मुश्किलात वाला होगा, 24 उससे ज़्यादा होगा। तो हमें कम अज़ कम अपनी आने वाली नस्लों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, और हमें ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि ये मुल्क ख़दादात जो हमारा पाकिस्तान है ये आगे से आगे जाए। ये हम इक़्तिदार में रहे 10 साल 5 साल, हम नहीं होंगे कल, कम अज़ कम हम अपने आने वाली नस्लों के लिए जिस मकसद के लिए ये मुल्क बनाया गया था, हम उस मकसद से हट रहे हैं, उस डायरेक्शन से हट रहे हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा सीरियसली। हम जब तक अब भी अगर हम ख्वाब खरगोश में पड़े रहेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत देर हो जाएगी। चाहे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, जो भी इसको रन कर रहे हैं,
चाहे वो पॉलिटिकल हैं, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको मिलके बैठ के सीरियसली देखें। दहशतगर्दी कितने हमने इसके खिलाफ जंग लड़ी, इतना सरमाया लगाया, इतनी जानों का हमारा नुकसान हुआ, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, अब दोबारा फिर वो सर उठा लिए। तो हमें सबको मिलजुल कर अपने दिफाई इदारों के भी पीछे खड़ा होना पड़ेगा और एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इस मुल्क की आवाम के अंदर वो शऊर बेदार करना पड़ेगा। ऐसा शऊर नहीं कि जो उनको बेरा रवि की तरफ ले जाए। आप देखें पिछले 5-10 सालों में इस मुल्क में किस तरह की सियासत हो रही है, हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देते हैं, हम सियासत में किस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, हमारा तौर तरीका क्या है। तो अगर हम इसी तरह की सियासत मजीद करते रहेंगे तो हमारा मुल्क इन चीज़ों का मुतम्मिल नहीं हो सकता। हमें सीरियसली हमें बैठकर सर जोड़कर अपने मसाइल को जो है ना तरजीह बुनियादों पर, क्योंकि आम आवाम को जब तक आप रिलीफ नहीं देंगे, आम आदमी को आप रिलीफ नहीं देंगे, सारे आपके दावे वादे तसलियाँ सब में समझता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सर इस नए साल के आने से पहले कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि नए साल पे आवाम को कोई खुशखबरियाँ दी जाए, मतलब आवाम को रिलीफ दिया जाए, जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए? देखिए हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, जिस वक्त हमने टेक ओवर किया, आप देखें जो एक जमहूरी अंदाज से जी, उस वक्त शायद ही अगर कोई हम अगर अपना सियासी मफाद देखते तो हम इक़्तिदार इस वक्त एक्सेप्ट नहीं करते। हमने सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था, इकॉनमी की जो सूरत हाल थी, बाकी हमें जो चैलेंजेस का सामना था, देखें ना हमारे साथ जो हमारे दोस्त ममालिक थे वो कितने नाराज। आप देखिए इमरान खान साहब के दौर में सऊदी अरब ने फ़ौरन जो है वो $3 अरब वापस ले लिए इनकी हरकतों की वजह से। असल बात वही घड़ी वाला वाक़या था पीछे, क्योंकि जब उन्होंने देखा यार इतनी जो सीरियस, देखे ना वो जो घड़ी थी बेसिकली उसका वो फ्रैंकफर्ट में इनका हेड ऑफिस है जर्मनी के अंदर। वो जब सेल आउट करने के लिए गए तो जाहिर है वो उस पर एक कोड होता है, वो उसको वेरीफाई कराते हैं। उन्होंने इस कोड के थ्रू उसको वेरीफाई किया तो पता लगा जी ये शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब ने वो हैं इसके खरीदार। उन्होंने उनको एक मेल के थ्रू जो है वेरीफाई किया कि आपने ये घड़ी बेचने के लिए मार्केट में भेजी है, तो जाहिर है वो तो आपको पता है किंग प्रिंस है, वो तो एक बहुत ही बैड वो भूल चुके थे। जब उन्होंने अपने उस वक्त जो है सिक्योरिटी चीफ है उसको बताया कि भाई ये क्या है, कि कहाँ घड़ी है, किसकी घड़ी है, किधर गई, फिर उन्होंने कहा जी कि ये आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये तोहफा दिया था इमरान खान साहब को, तो वो बड़ा एक बैड हमारा इम्प्रेशन गया, इमेज गया। तो हम जब अपने मुल्क के लिए ऐसी लीडरशिप होगी, वो सीरियस नहीं होगी, तो दुनिया हम पे कैसे एतमाद करेगी? आप मुझे बताएं ना, दुनिया में हम इस वक्त हम दोस्त भी खो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत सारे मसाइल का सामना था, हम आए इक़्तिदार में, अब कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस ट्रैक पे जहाँ से डी ट्रैक हो गए थे उस ट्रैक पे आ जाएं। तमाम अदारे अपने हदूद के अंदर रहकर अपना जो उनका एक आइनी रोल है उसको अदा करें, फिर मुल्क आगे जाएगा। जब हम अपनी डोमेन से बाहर आ जाएंगे, जिनका जो काम है वो नहीं करेंगे, तो कैसे मुल्क चलेगा? फिर हम कहेंगे जी ये मसाइल हैं, वसाइल नहीं है। ये सबसे बड़ी जो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, पिछले 60-65 साल के अंदर सियासी इस्तेकाम हम नहीं ला सके। हम जितने भी अदारे हैं उनको एक मजबूत नहीं कर सके, अदारे नहीं बना सके। हम हर बंदा हर इदारा अपने डोमेन के अंदर रहकर अगर काम करता तो आज हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर चुका होता। बदकिस्मती के साथ इन सारी चीज़ों को अब हमें पीछे भूलकर आगे चलना चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए। ठीक है जी, सियासतदानों को भी सीखना चाहिए और बाकी जो लोग हैं उनको भी सीखना चाहिए कि ताकि ये मुल्क है तो हम जो एक्सपीरियंसेस कर लिया अब उनको दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, मुकम्मल नहीं हो सकता बेहतर तरीके से। ठीक है जी, गुलाम जिलानी साहब, बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट आज आपने जो है वो रखा है प्रोग्राम के लिए। नया साल है तो नहीं चाह रहे कि हम वो बातें यहाँ पे करें जो पिछले 2 साल से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो सर हम ये काम करते ना, जो हो गया वो हो गया, अब बेहतरी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे उन्होंने कहा तो एमके पाकिस्तान क्या सरप्राइज देने जा रही है अभी आवाम को, जो अभी क्योंकि नया साल है, पहला दिन है, इन 3-4 मतलब हफ्तों में क्या कुछ नए सरप्राइज, कुछ नई चेंजिंग्स होने जा रही हैं? पहले तो मैं अपने तमाम बाकी सियासी जमातों से जितनी भी जी उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो MQM के तर्ज ज़िंदगी को अपनाते हुए ठीक है उस पर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि 75% जो एक्सपेंस है आपका जो मुख्तलिफ सिस्टम्स पे खर्च होता है वो सेफ होगा। गुड। आप हैदराबाद आएँ,
आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड आपको नजर नहीं आएगा, एक बिल्कुल। आदमी सिर्फ गेट पे खड़ा हुआ है, वो आपसे पूछेगा कि आपने मिलना किससे। ठीक है। सही। और बाकी आप जगह चले जाएं तो मेरा ख्याल है कि 15 जगह तो पहले आपको जो है सिक्योरिटी के मामला, फिर जो एक आलीशान तर्ज जिंदगी है, इससे पहले इमरान खान साहब भी आए, उस नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब अभी आए, बिल्कुल। बिलावल साहब आ चुके हैं, आसिफ जरदारी साहब आ चुके हैं। तो वही एक 50 कुर्सी की राउंड अबाउट टेबल है, ठीक है। जिसके ऊपर कन्वीनियर से लेकर राब्ता कमेटी के तमाम अरकान बैठते हैं, और जो वहाँ पर रिफ्रेशमेंट इस्तेमाल होता है उसके बाद उन प्लेट्स को भी हम खुद ही रिमूव करते हैं, सारी चीज़ें अच्छा। कर। ये अब से नहीं है, 84 से जो है वो यही जो है तरीका ज़िंदगी जो है वो एमकेएम का है। आप बता दें कि कन्वीनियर है एमकेएम पाकिस्तान के, एमएनए भी हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कितनी गाड़ियाँ उनके साथ प्रोटोकॉल में? सही बात है। एक गाड़ी प्रोटोकॉल में नहीं है उनके साथ, एक सिर्फ पुलिस गनमैन जो है वो उनके साथ है इस वक्त। मतलब सबसे सादी जिंदगी जो एमकेएम पाकिस्तान गुजार रही है सियासत आपके सामने। अच्छा जी, ये तो ठीक बोलने है। सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब अगर ठीक इस है। तरीके से बाकी लोग भी जो है, सही, मतलब एमएनएज एमपीएस को किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं दी मैं गई, भी आया कोई हूँ, गनमैन्स मैं वगैरह भी नहीं है। आपके नहीं, बिल्कुल आपके आया साथ तो हूँ, नहीं थे। मेरे साथ ड्राइवर भी नहीं था अभी, ठीक है। क्योंकि संडे था, मैंने उसको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा ठीक ना। है। रात तक वो नहीं, हमारे जो साथ आप खुद रहा, कर सारी सकते हैं तो चीजें जाहिर हैं। है वो तो बेहतर है अवेलेबल कि है आप हमारे खुद पास, लेकिन उसको एक गनमैन एमएनए को अलाउ है और एक ड्राइवर। इसके अलावा मुझे बताएं कि एमकेएम और कौन सी फैसिलिटीज पे जो है वो काम कर रहे हैं। और बाकी आप देख लें, अभी असद उमर साहब आएंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए डीएचए में, तो वहाँ पे जो है वो गाड़ियों का अनबार देख लें। एक एक गाड़ी के पीछे, चाहे वो सीएम साहब की हो, चाहे वो गवर्नर साहब की हो, चाहे वजीर आजम साहब की हो, या और जितने मिनिस्टर, मैं समझता हूँ कि उनके पीछे जो 50 गाड़ी हैं, जो उनके प्रोटोकॉल है, जो बिल्कुल। उनका प्रोटोकॉल में 4 से 5 गाड़ियाँ बहुत हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, 4 से 5 गाड़ियाँ बहुत हैं सीएम के लिए, लेकिन 50 गाड़ियों से कम तो जो है वो हम कानवाई लेके चलना जो है वो अपनी शान के खिलाफ समझ रहे हैं। और फिर हम बोल रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है वो क्राइसिस में है। फिर उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, एक आदमी की टॉकिंग के लिए जो है वो कितने अखराजात हम खर्च करते हैं। सही बात है। तो इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करके जमा करें पूरे साल में, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा खासा एक सूबे का बजट जो है बड़ा ना वो amount है। इसमें जो प्रोटोकॉल पे खर्च हो रहा है सिर्फ सियासी सतह पर, अगर इसको ही हम माइनस करें तो आज पेट्रोल की कीमत आप देख लें, डीजल की कीमत देखें और ये प्रोटोकॉल देखें, हम क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं इस चीज को? सही। हम इस चीज को खत्म करें, आयाशाना जिंदगी जो हमारी है इसको हम जो है चेंज करें। अगर हम अपने आप को जो है मॉडल बनाएंगे तो दूसरा सामने से जो है वो आकर इस चीज पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कि अब 50 गाड़ियों का डीजल और फिर उनके सारी तमाम जो लवाजमात हैं वो इसके अलावा हैं, जो उनके प्रोटोकॉल पे, जो उनकी ड्रेसेस पर और सारी चीज़ों पे खर्च हो रहे हैं। कि जब बादशाह सलामत आ रहा है तो उसको आपकी ड्रेस के ऊपर शिलिंग नजर नहीं आनी चाहिए, और आपका जो है बिल्कुल हर चीज़ जो है वो प्रॉपर होनी 3 चाहिए। महीने बाद आपको शूज़ भी नहीं मिलने चाहिए। गरीब आदमी जो है वो 2 साल में भी जाके वो शूज़ नहीं ले अब सकता। तो अच्छा, तो सर ये जो शूज और जो ये आपके एक उस पे क्रीज भी नहीं आनी चाहिए मतलब शर्ट के ऊपर, तो ये क्या ये गवर्नमेंट के अखराजात होते हैं, इसमें मतलब गवर्नमेंट का जो हमारा खजाना है प्रोटोकॉल में आपके उसमें साथ से कौन सारे है? अखराजात लगते प्रोटोकॉल हैं। में आपके साथ कौन है? सही, ठीक। गवर्नमेंट के लोग हैं ना, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं ना, तो ठीक वो है। गवर्नमेंट के ही सारी चीजें खर्च करेंगे। प्राइवेट तौर पे आप किसी को बगैर पेमेंट किए हुए अपने पास 15 दिन के लिए मुलाजिम रख के देख लें, सही बात है, कि उसको सिर्फ पता 3 चल वक्त जाएगा अच्छे से कितने 3 अखराजात वक्त का होते हैं। खाना और ये सामान चीज आपको बिल्कुल। मिलेंगी तो वो भी आपको सलाम करके जाएगा, बोलेगा जी बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सर ये तो आपका बहुत अच्छा मैसेज है कि हम अपने ही मतलब पहला स्टेप हम उठाते हैं कि हम ये अखराजात हैं, और जैसे अभी अदील साहब ने भी कहा कि प्रोटोकॉल वगैरह इन सारी चीज़ों पर गौर करना चाहिए, और इन सारे जो शाह अखराजात हैं इनको कमी की तरफ लेकर आना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क जो है आप विजिट करें, बेहतर प्राइम से मिनिस्टर बेहतर हाउस का तरीके से। विजिट करें, आप लगता है कि आप दुबई के और जो है वो सऊदीया से और यूरोप से भी आगे जा रहे हैं, और फिर आप जाके डिमांड कर रहे होते हैं कि यार हमें अल्लाह के नाम पे कोई दे दें। हाँ तो ये उनकी बेइज्जती नहीं हो रही, ठीक है। उनकी इज्जत में फर्क नहीं आ रहा, लेकिन जो पूरा मुल्क है, जो 22 करोड़ अवाम है, जब वो उसको दुतलारा जा रहा है कि यार हमारा प्राइम मिनिस्टर गया और उसके साथ ये सलूक हुआ कि वो जो $3 अरब जमा कराए थे वो भी आपके जाते ही फौरी तौर पर वापस ले लिए कि पता नहीं ये इससे भी कोई घड़ी की और पैसे ऐसे ना जमा कर ले और सारी चीजें ठीक है, कर ले। ठीक है जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका गुलाम जिलानी साहब। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत लाइट मूड पर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था।
जिसमें हमने मतलब मुल्क के ऊपर हमने काफ़ी गौर किया, क्योंकि नया साल है। हम चाह रहे थे कि नए साल के हवाले से हम अच्छी अच्छी बातें करें। कोई हमने ज़्यादा सियासी की गुफ्तगू नहीं की, मतलब सियासी की, लेकिन उसको एक लाइटर मूड पे हमने किया कि बेहतर तरीके से हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, स्पेशली संडे को, क्योंकि फैमिली डे होता है। और जो है, क्योंकि मुझे यकीन है कि सब लोग रात में काफ़ी मसरूफ़ होंगे न्यू ईयर के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा सकते हैं इजाज़त। मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।